नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारस। स्वागत करता हूं आपका टारगेट सिविल सर्विस एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है कि आप यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए किसी भी आप सब्जेक्ट्स देखें तो यूपी पीएससी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहता है ना, प्रैक्टिस हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करके ही जाना होता है। उसके लिए जो आपकी बुक है घटना चक्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, और जो ये कहते हैं ना कि घटना चक्र से आप क्वेश्चन नहीं आते हैं, रिपीट नहीं आते हैं, तो ऐसा नहीं है। घटना चक्र से अभी भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसको आपको किस तरीके से पढ़ना है वो चीज़ आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आप किस तरीके से उसको कर रहे हैं। पेपर अभी भी घटना चक्र से आता है, लेकिन आपको कुछ एडिशनल तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर जो मैं करूँगा वो आपको घटना चक्र के यहाँ पर मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ। आज पॉलिटी का पहला लेक्चर यहाँ पर आएगा। जो क्वेश्चन है वो तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसके साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट सबसे पहला जो चैप्टर लेके आया हूँ मैं, आप देखेंगे तो पार्लियामेंट 1 करके आपको आपकी घटना चक्र मिलेगा। बुक अपने सामने रखिएगा और वीडियो को चलाइएगा, आपको बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। करेक्ट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मिनिमम एज लेट डाउन फॉर अ पर्सन टू सीक इलेक्शंस टू द लोकसभा। मिनिमम एज अगर किसी इंसान को, ठीक है, कोई भी पर्सन है, अगर उसे लोकसभा का या फिर राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है, ठीक है ना, तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें आप क्या है प्रोविजन, आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर है वो क्लियरली बताई गई है कि क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर होनी चाहिए किसी भी पर्सन को अगर इलेक्शन लड़ना है। तो सबसे पहले आप मान के चलें, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मान के चलें आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं, आपको ही इलेक्शन लड़ना है। तो आपको अगर इलेक्शन लड़ना है तो आपको क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप सिटीजन होनी चाहिए इंडिया के। ठीक है, एक बार जब आप सिटीजन हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली चुनाव लड़ने जाएंगे। तो चुनाव के लिए आपको पहले इलेक्शन कमीशन पे अपना नामांकन कराना पड़ेगा ना, तो नॉमिनेशन पेपर भरना पड़ेगा। उस नॉमिनेशन के लिए इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा जो कि आपको शपथ दिलवाएगा। ठीक है ना। दो दो क्वालिफिकेशन होगी, वो शपथ आपको धारण करनी पड़ेगी। तीसरी क्वालिफिकेशन क्या है? तीसरी क्वालिफिकेशन यहाँ पर होगी कि लोकसभा, अगर आप लोकसभा के लिए चुनाव लड़ें तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स एज मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा के लिए 30 साल होनी चाहिए। चौथी क्वालिफिकेशन बताई गई है आपकी, अगर आप चौथी क्वालिफिकेशन क्या बताई गई? चौथी क्वालिफिकेशन बताई गई है कि वो सारी चीज़ें आपको क्वालिफाइड करनी होंगी जो पार्लियामेंट समय से समय आपको प्रेस्क्राइब करेगी, तो उसके अनुसार आपको करनी होंगी। तो यहाँ पर 4 क्वालिफिकेशन बताई गई। पहला सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ओथ होगी वो ओथ धारण करनी होगी आपको। लोकसभा की अगर आप इलेक्शन लड़ें तो उसके लिए 25 साल मिनिमम एज, और राज्यसभा के लिए 30 साल मिनिमम एज होगी। और पार्लियामेंट जो क्वालिफिकेशन आपको समय टाइम टू टाइम जो आपको प्रेस्क्राइब करेगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्वालिफाइड होना चाहिए। तो इसी को लेकर पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 यहाँ पर निकाला और उसमें कुछ क्वालिफिकेशन आपकी डिस्क्राइब की हैं। पहली क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट ने क्या बताई है? पहली क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट ने यहाँ पर बताया है कि जो SC ST की सीट रिजर्व होंगी वो उस सीट पर सिर्फ आपके SC ST ही लड़ सकते हैं। हालांकि जो जनरल की सीट होंगी उनमें आपके SC ST लड़ सकते हैं, लेकिन SC ST की सीट जो रिजर्व होंगी उनमें आपके जनरल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दूसरी क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या बताई है? दूसरी क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई है, वो ये है आपकी कि आपको अगर लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है या फिर राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है, तो पहले क्या होता था, लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका इलेक्टोर की तरह काम होना चाहिए। इलेक्टोर क्या होते हैं? मतलब कि आपको वहाँ के वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए कि आप यहाँ पर वोट दे सकते हैं। ठीक है ना। मतलब अगर आप मान के चले यूपी से हैं, यूपी से आप किसी भी स्टेट, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका नाम शामिल होना चाहिए। ठीक है ना। तो आपका लोकसभा का, लेकिन 2003 या 2006 में क्या हुआ? 2003 में राज्यसभा का जो ये प्रोविजन था ना कि आपको उसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका शामिल होना चाहिए नाम इलेक्टोरल लिस्ट में, तो ही आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं। ये चीज़ आपकी डिस्क्वालीफाइड कर दी गई।
ये नलिफाइड कर दिया गया और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड बताया। अब आप राज्यसभा का चुनाव अगर हैं तो आप किसी भी स्टेट से लड़ सकते हैं राज्यसभा। उसके लिए आपको उस स्टेट में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपको जरूरी नहीं है कि आप इलेक्टोर की तरह शामिल हो, इलेक्टोरल लिस्ट में शामिल हो, लेकिन लोकसभा में आपका कंपलसरी। तो ये सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई है। अगर वीडियो अभी यहाँ पर आपको डाउट हो तो वीडियो फिर से देखिएगा, ये क्लियर हो जाएगा। तो मिनिमम एज क्या है, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर डाउट होना चाहिए। मिनिमम एज क्या है, 25 ईयर्स आपकी यहाँ पर मिनिमम एज बताई गई है। सेम है मिनिमम एज फॉर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का यहाँ पर मतलब आपका लोकसभा से होना, ठीक है। और राज्यसभा, यहाँ पर कंफ्यूजन अगेन क्रिएट हो सकता है कि ये लोकसभा की है राज्यसभा की है, ठीक है ना। सो अगर आप लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो 25 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो नॉमिनेशन पेपर कौन फाइल कर सकता है। अब नॉमिनेशन पेपर कौन फाइल कर सकता है, तो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई है। एनीवन जो इंडिया में रिजाइड कर रहा हो, ठीक है ना, या फिर एक रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड, मतलब वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रेजिडेंट होना चाहिए जिससे उसको चुनाव लड़ना है, या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया हु सेम अपीयर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने क्लियरली बताया था लोकसभा की क्वालिफिकेशन अभी भी क्या है कि आपको जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ना है उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपका नाम शामिल होना चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो ये दोनों क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो ऑप्शन सी में यहाँ पर हो रही हैं, इसलिए मैंने आपको पहले सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई थी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि इसमें से कौन सा ऑप्शन लोकसभा के इलेक्शन के लिए सही नहीं है। लोकसभा का इलेक्शन के लिए यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। लोकसभा का इलेक्शन किस बेसिस पे होता है, एडल्ट सफरेज पर होता है। तो यहाँ पर देखो आप, अब एक पॉइंट और देख लो यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ लोकसभा, आपको भी पता होगा कि लोकसभा में अभी तक 552 मेंबर होते थे, ठीक है, 552 होते थे। हालांकि ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया आपका, उससे क्या हुआ, ये 550 हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जो दो एंग्लो इंडियंस थे, है ना, दो एंग्लो इंडियंस थे, उनको यहाँ पर क्या कर दिया गया, इनका एक प्रोविजन था एंग्लो इंडियंस का कि इनकी जो ओरिजिनल, इनको यहाँ पर क्या करना था, प्रेसिडेंट क्या कर सकता था, प्रेसिडेंट यहाँ पर इनको नॉमिनेट कर सकता था किसी भी दो एंग्लो इंडियंस को, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ओरिजिनली जो ये था ना, ये आपका कब तक के लिए था, ये बेसिकली 1960 के लिए था, ठीक है ना। ओरिजिनली ये 1960 के लिए था, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 2020 तक के लिए। ओरिजिनली 1960 तक था, 60 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। 2020 में इसका फैसला किया जाएगा और 2020 में जब फैसला किया गया तो आप देखें 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको क्या कर दिया गया, इसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियंस नहीं है। तो अब स्ट्रेंथ कितनी हो गई है, 550 आपकी स्ट्रेंथ हो चुकी है। इस 550 में आप देखेंगे तो अभी क्या हुआ, 530 आपके स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और जो 20 होंगे वो आपकी यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब 530 जो हैं वो 530 कैसे इलेक्ट होंगे लोकसभा के, तो वो 530 आपके डायरेक्ट इलेक्शन होगा। ये क्या होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग सिस्टम होगा, यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, जहां पर आपका जो भारतीय नागरिक है वो यहाँ पर वोट करेगा आपका, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। और यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं बताया गया था कि इसका कैसे होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्लियामेंट के ऊपर डिसीजन सौंप दिया गया था कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि यूनियन टेरिटरीज में लोग कैसे इलेक्ट करेंगे लोकसभा में। तो बाद में पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा और उसी के रिगार्डिंग एक बिल लेकर आए, डायरेक्ट इलेक्शन टू द यूनियन टेरिटरीज का। तो उसको पास करते हुए यूनियन टेरिटरीज में भी यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। इलेक्शन जो है वो अडल्ट सफरेज पर होगा, सही बात है। अडल्ट सफरेज क्या होता है आपका, बेसिकली अडल्ट सफरेज की डेफिनेशन होती है कि कोई एक बेस एज होगी जिसके ऊपर के सारे नागरिक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो या फिर किस सेक्स के हैं, मैटर नहीं करता, किस रीजन के, वो सारे यहाँ पर वोट करेंगे। तो इंडिया में पहले क्या था, पहले यहाँ पर 21 था, बाद में इसको 18 साल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन कराएगा। तो पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट सही है। इलेक्टोरल रोल्स हैं वो कौन प्रिपेयर करेगा, वो आपका बेसिकली अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये देखेंगे अभी हम। और चौथा ऑप्शन क्या है,
On the request of election commission, the president is required to make available the election commission such staff as may be necessary for the discharge of the function. तो आप देखें इलेक्ट्रोल रोल्स है ना, वो कौन प्रिपेयर करेगा आपका, वो आपका इलेक्शन कमीशन की निगरानी में किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का आपका फंक्शन है। जब हम इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे तब वहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर की जाएगी। चौथा पॉइंट देख लीजिएगा यहाँ पर कि इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट करेगा कि उसको कितना स्टाफ चाहिए, किसको रिक्वेस्ट करेगा, याद रखिएगा प्रेसिडेंट को करेगा। यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो सकता है ये आपका ये है पढ़ने का तरीका, ठीक है ना। घटना चक्र से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन को अगर कितने स्टाफ चाहिए है उस इलेक्शन को सही से हो पाए, वो रिक्वेस्ट पार्लियामेंट से करेगा, ऑप्शन में आ सकता है। ओके, या फिर प्रेसिडेंट से करेगा, या दोनों से कर सकते हैं, या किसी से नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा वो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि उसको इतना स्टाफ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जब आप लोकसभा का यहाँ पर एक इलेक्शन होता है, जब लोकसभा का आप देखें इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन में कई सारे कंटेस्टेंट यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। और जब वो चुनाव लड़ते हैं तो आपने एक नाम सुना होगा, जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त क्या हो जाती है? जमानत जब्त होती है कि जो भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, एक सिक्योरिटी अमाउंट आपको जमा करना पड़ता है। तो जमानत जब्त का मतलब होता है कि अगर इतने कम वोट आपको मिले कि वो पैसा आपको इलेक्शन कमीशन रिफंड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, वो कितने वोट होते हैं कि कितने से कम वोट मिलेंगे तब आपकी जमानत जब्त हो जाती है। वो होता है आपका 1/6। याद रखिएगा, अगर आपको 1/6 जो वैलिड वोट है उससे कम वोट आपको मिलते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहां पर जो भी आपकी सिक्योरिटी मनी और जो डिपॉजिट होता है ना, जो आपने जमा किया होता है, वो आपका खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो है आपका डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर। उसको हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ देखो आप, एक मिनट। डिलिमिटेशन में क्या होता है? डिलिमिटेशन कमीशन जो होती है ना, उसके दो काम होते हैं। आपको पता है कि जो लोकसभा है आपका, अब लोकसभा में सारे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर आपके तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, अरुणाचल प्रदेश तक सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये कैसे होंगे, किस हिसाब से होंगे? तो इसके लिए कहा गया कि भाई पॉपुलेशन का एक हम क्या लेंगे, पॉपुलेशन के बेसिस पे हर स्टेट की यहाँ पर सीट्स यहाँ पर फिक्स कर दी जाएंगी लोकसभा में, ठीक है ना। कि जो उसकी पॉपुलेशन होगी उसके अनुसार उसी रेशियो पर, जिसमें सारे स्टेट का जो रेशियो निकलेगा सीट्स का और पॉपुलेशन का, वो क्या होना चाहिए, वो सेम होगा। इस हिसाब से हम यहाँ पर सीट फिक्स करेंगे, पहला। अब भाई ये तो हो गई भाई स्टेट्स की बात। अब क्या है, अब जैसे कि आप यूपी की बात करो, अब यूपी में जो चुनाव होंगे वो भाई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होंगे, तहसीलों में होंगे। तो अब बात ये आती है, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो चुनाव होंगे आपके, तो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अब वो भी यहाँ पर हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक अपनी आवाज़ होनी चाहिए, जब भी तो वॉइस मिलेगी अपनी आवाज़। तो वो किस हिसाब से होना चाहिए, तो उसको भी यहाँ पर क्या करेंगे, हर स्टेट को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा। और जो वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी उनमें जो यहाँ पर हम सीट्स देंगे डिवाइड बाई वहाँ की जो पॉपुलेशन होगी, वो पूरे स्टेट्स में यहाँ पर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, दो टाइप के डिवीजन हो गए, एक स्टेट के बीच में और एक स्टेट के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सही से हो, दो चीज़ों में, दो स्टेट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया। तो ये काम करेगा कौन? अब ये काम करेगा आपका डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। अब ये काम करेगा कौन? ये काम करेगा डिलिमिटेशन कमीशन। चलो भाई, अभी यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि आपको पता है जो साउथ की स्टेट हैं, सदर्न जो स्टेट्स हैं, उन्होंने पॉपुलेशन पर शुरू से ही काम करना चालू कर दिया, ठीक है, शुरू से ही काम करना चालू दिया। और ये सदर्न जो स्टेट्स हैं आपके, केरला हुए, तमिलनाडु हुए, यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। और लिटरेसी रेट ज़्यादा है तो लोगों के यहाँ पर पॉपुलेशन वगैरह का बड़ा ही ख्याल रहता है। लेकिन आप वही बिगर स्टेट्स, बीमार हुई स्टेट्स पर चले जाएं, जैसे कि आपका बिहार हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर अगर अब क्या होगा, अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे हम यहाँ पर सीट डिवाइड करेंगे, तो भाई जो सदर्न स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, इनकी तो भाई मतलब रिप्रेजेंटेशन ही खत्म हो जाएगा ना, रिप्रेजेंटेशन ही खत्म हो जाएगा। और यूपी हो गया आपका,
तो ये तो बढ़ता ही चला जाएगा। तो अब ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई, या इस पे इशू उठा। तो यहाँ पर क्या डिसाइड किया गया, यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि एक काम करते हैं कि एक सेंसस हम फिक्स कर लेंगे, जैसे कि 1971 का सेंसस यहाँ पर फिक्स कर लिया गया। 1971 के सेंसस के हिसाब से हम काम चलेंगे और वही हमारा सेंसस यहाँ पर फिक्स रहेगा, ठीक है ना। और जो वहाँ पर पॉपुलेशन है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे सीट्स को डिवाइड करने के लिए। तो अब यहाँ पर आता है कि डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की गई पार्लियामेंट के द्वारा। तो 4 बार अभी तक हो चुकी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 1952, 62, 72 और 2002 में, ठीक है। 44th ये फिक्स कब किया गया 1971 का, तो जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 यहाँ पर जब बवाल ज़्यादा मच गया, तो यहाँ पे कहा गया कि हम 1971 के सेंसस के हिसाब से सीट जो है वो हम फिक्स करते हैं। ओके, स्टेट की सीट फिक्स होंगी, उसको यहाँ पर चेंज नहीं किया जाएगा 2000 तक। जब हम सन 2000 में पहुंचे फिर यहाँ पे बवाल मचा, तो इसको आगे एक्शन कर दिया गया कि 1971 का ही बेस रहेगा, वही सेंसस पे रहेगा। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 2026 तक हम इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 एक्ट आ चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 एक्ट आ चुके हैं, कौन कौन से आपके, एक 44th के तहत क्या हुआ ना, 44th के तहत 2000 तक, फिर 84 से 2026 तक यहाँ पर अगले 25 सालों के लिए इंक्रीज कर दिया गया। अब यहाँ पर ये तो चीज हो गई कि स्टेट के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, अब आती है स्टेट्स में जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उनमें क्या होगा। अब भाई जो स्टेट्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें क्या रहेगा, तो उसके लिए पहले 84th के तहत उसमें भी क्या कहा गया, इसमें भी कहा गया कि स्टेट्स के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, उसमें भी हम 1971 का ही बेस लेंगे, ठीक है ना। लेकिन बाद में 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्या कहा गया कि भाई 1971 से सही नहीं बन रहा है, ये तो स्टेट के आपस की बात, स्टेट के अंदर की इंटरनल मैटर है ना, तो इसको जो हम सेंसस का बेस लेंगे वो 1991 लेंगे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये सारी पूरी कहानी है डिलिमिटेशन की, ठीक है ना। 44th के 1976 के तहत क्या गया 2000 तक, फिर 84 से लेकर 1984 से इसको 2026 तक किया गया और 1971 का बेस लिया गया। इंटर स्टेट्स के बीच में और स्टेट्स के अंदर डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी उसमें भी। लेकिन 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के तहत क्या किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं स्टेट्स के अंदर ही जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, उसको जो बेस लिया गया वो 1991 का सेंसस यहाँ पर लिया गया। ये पूरी कहानी आपकी डिलिमिटेशन कमीशन की। ओके, तो अब इसको आगे देखते हैं। तो इसमें सब क्या क्वेश्चन क्या है आपका, द स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इज बेस्ड ऑन 1971 सेंसस। ये कब तक के लिए हो गया है आपका, तो ये 2026 तक के लिए हो गया है, ठीक है ना। पूरी कहानी मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दी है क्या है। नेक्स्ट इसी में है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर एक सीट फ्रोजन कर दी गई है। टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सीट्स इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। 84th के तहत 1971 के सेंसस के हिसाब से सीट यहाँ पर फिक्स कर दी गई है। वो सीट कब तक के लिए फिक्स की गई है, वो 2026 तक के लिए फिक्स कर दी गई है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लोकसभा की है वो कितनी है यहाँ पर, तो अभी इसका आंसर पहले क्या हो जाता, पहले तो इसका आंसर 552 हो जाता, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बता चुका हूँ 530, 20 और 2 एंग्लो इंडियंस के, अब 2 एंग्लो इंडियंस खत्म हो चुका है। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया, तो अब कितनी हो गई 550। यही पॉइंट यहाँ पर लिखा है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत ये किया है। ये डेट अब पहले तो इंपॉर्टेंट होती थी किस तरह की डेट, अब इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि जो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है ना, वो कब समय पर, किसके समय पर कब बढ़ाई गई। तो सबसे पहली जो स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है वो बढ़ाई गई है आपकी 7th में, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई गई और वो स्ट्रेंथ यहाँ पर 525 कर दी गई थी। याद रखिएगा पहली जो स्ट्रेंथ बढ़ाई गई वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत बढ़ाई गई, जहां पर इसकी स्ट्रेंथ लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी कर दी गई 525 कर दी गई। अब फिर उसके बाद 31st सेकेंड जो स्ट्रेंथ बढ़ाई गई वो बढ़ाई गई 31st के तहत, जहां पर 525 से बढ़ाकर इसको क्या किया गया 545 कर दिया गया, ठीक है।
वो कितनी कर दी गई, 545 यहाँ पर स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ा दी गई। जिसमें क्या हुआ, 545 में जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है ना, वो 500 से क्या किया गया, 500 से 525 कर दिया गया। और 7th में क्या किया गया था, 7th में मैंने आपको बताया 525 कर दिया गया था। तो 525 में 500 क्या था आपका, 500 स्टेट का था और 25 आपका यूनियन टेरिटरीज का था। लेकिन 31st में क्या किया गया, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ा दी गई, 525 से 545 कर दी गई। और जो स्टेट का 500 था उसको 525 कर दिया गया और यूनियन टेरिटरीज की जो 25 थी ना उसको घटाकर 20 कर दिया गया। तो याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की जो सीट्स का रिप्रेजेंटेशन था दोनों का इंक्रीज किया गया था, स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा दोनों का नहीं किया गया था, सिर्फ स्टेट का इंक्रीज किया गया था और जो यूनियन टेरिटरीज का है वो आपका घटाया गया था। आई होप ये क्लियर होता जा रहा होगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, तो अगली जो वीडियो बनेगी उसको मैं इंप्रूव करूंगा वहां पर। ओके, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये एक स्टेटमेंट में कि जो सबसे पहली लोकसभा आपकी हुई थी, ठीक है ना, उसमें जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी वो आपकी स्वतंत्र पार्टी थी। लार्जेस्ट जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी अपोजिशन है वो स्वतंत्र पार्टी थी। अपोजिशन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट आप यहाँ पर देखो गलत हो जाता है। क्यों? उस समय आप देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज होकर आई थी। और यहाँ पर जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी ना वो कौन सी थी, वो थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ देखो आप ये लिखा हुआ है कि 489 सीट्स पर यहाँ पर इलेक्शन हुआ, जिसमें 364 जो सीटें हैं वो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती। और जो दूसरे नंबर पे थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी जो 16 सीट के साथ यहाँ पर आई थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। तो ये बिल्कुल सही बात है, 1969 के पहले लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, क्योंकि एक ही पार्टी यहाँ पर काम कर रही थी, वो थी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उस समय तक आप देखें, इस 1969 तक आप देखें तो ऐसा कोई भी यहाँ पर प्रोविजन नहीं था कि जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन को यहाँ पर पहचाना जाए कौन सी पार्टी है। तो वहां पर क्या करते थे कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते थे ना, तो वो ही पार्टी आप समझ लीजिए वो ही पार्टी हो जाती थी लीडर ऑफ अपोजिशन, वो ही आपका उस पार्टी का लीडर आपका लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाता था। लेकिन एक बाद में एक प्रोविजन आया जो रिकॉग्नाइज करने के लिए कि अगर आपको 10% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की, मतलब अगर आपकी इस समय 545 चल रही है तो आपको यहाँ पर 55 सीटें आपकी मिनिमम यहाँ पर होनी चाहिए, तब आप लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये गलत हो जाएगा, कितने मेंबर्स, यहाँ पर 55 मेंबर्स ये होने चाहिए। ओके, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी आपको। नेक्स्ट आर्टिकल 82 जो डिलिमिटेशन के ऊपर है आपका, तो यहाँ पर सीट किसके हिसाब से फिक्स की है, 1971 के हिसाब से फिक्स की गई है। ये सेम क्वेश्चन है 1971 के हिसाब से। लोकसभा में सीट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किसके बेसिस पे होती है, तो पॉपुलेशन के यहाँ पर बेसिस पे सीट यहाँ पर फिक्स की जाती है, करेक्ट। सो यहाँ पर ये सारी जो क्वेश्चन है ना, ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीट्स वगैरह की है। इसके लिए मैं अलग से एक टेबल बनाकर आपको दूंगा, तो उससे करेंगे ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे डेटा चेंज हो गए हैं अभी, तो वो वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो एंग्लो इंडियंस थे ना, अब तो बेसिकली इनका नॉमिनेट नहीं होते हैं, पर जब तक ये नॉमिनेट होते थे 2019 तक जब ये नॉमिनेट होते थे तो इनको कौन नॉमिनेट करता था, ये आपका प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। अंडर आर्टिकल 31 इनको नॉमिनेट किया जाता था कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये सही से रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पा रहे हैं लोकसभा में, तो इनको यहाँ पर नॉमिनेट कर दिया जाता था। ओके, तो ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया सेंटर का, लोकसभा का। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको कौन नॉमिनेट करता था, गवर्नर, ठीक है, इनको गवर्नर नॉमिनेट करता था। यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत करता था, आर्टिकल 331 के तहत। और जो स्टेट में गवर्नर इनको नॉमिनेट करता था वो किस आर्टिकल के तहत करता था, वो करता था आर्टिकल 333, ठीक है ना। तो 333 याद रखिएगा, 331 और 333 के तहत इनको नॉमिनेट किया जाता था। और एक और डिफरेंस था, पार्लियामेंट में इनकी सीट्स 2 थी और स्टेट में इनकी सीट 1 थी। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है
आर्टिकल 331 के बारे में बात कर चुके हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज है लोकसभा में, और 333 में एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स में। आर्टिकल 330 और 332 के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आर्टिकल 330 है वो क्या बात करता है, वो बात करता है SC ST के रिजर्वेशन की बात करता है लोकसभा में, याद रखिएगा SC ST की बात करता है रिजर्वेशन की लोकसभा में। और जो आर्टिकल 332 है वो SC ST के रिजर्वेशन की बात करता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स में। तो चारों आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल 330 SC ST की बात करता है रिजर्वेशन में लोकसभा में, आर्टिकल 331 एंग्लो इंडियन की बात करता है पार्लियामेंट में रिजर्वेशन में, और आर्टिकल 332 SC ST की बात करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 333 जो है वो एंग्लो इंडियन की बात करता है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, शेड्यूल कास्ट का जो आपका रिजर्वेशन है, ठीक है ना, वो लोकसभा में किस आर्टिकल के तहत होता है, वो होता है आपका आर्टिकल 330 के तहत। फिर ये क्वेश्चन सेम है आपका, जो अब नहीं करना है। प्रेसिडेंट यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियंस को करता था, ओके, तो ये चेंज हो चुका है। अब ये वही क्वेश्चन है कि मेंबर्स ऑफ लोकसभा की जो सीट्स बढ़ाई गई हैं, स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया है, वो किस किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत बढ़ाया गया है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक तो 7th और दूसरा है आपका 31। 7th के तहत कितनी कर दी गई थी, 525, जिसमें स्टेट की थी 500 और यूनियन टेरिटरीज की थी आपकी 25। ओके, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया, 1956 में आपका आया। फिर आपका 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, तो उस 500 को कर दिया गया 525, और जो 25 थी इस 25 को कर दिया गया यहाँ पर 20, तो हिसाब से हो गया आपका 545। आज के समय जो हमारा पूरा स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो 550 है, जिसमें 530 स्टेट से और 20 आपके जो हैं वो हैं यूनियन टेरिटरी से, और 2 खत्म कर दिए गए हैं 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से। फिर यहाँ पर लोकसभा के डिसोल्यूशन से बात आती है कि लोकसभा को यहाँ पर कौन डिसॉल्व कर सकता है, तो प्रेसिडेंट यहाँ पर डिसॉल्व कर सकता है। ओके, क्या उसकी डिस्क्रिमिनेशन चलती है, तो भाई प्रेसिडेंट की यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किसी भी चीज में नहीं चलती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पर चलता है। सिर्फ प्रेसिडेंट की डिस्क्रिमिनेशन कब होती है, जब पार्टी अपनी मेजोरिटी खो देता है, तब यहाँ पर कर सकता है। बाकी तो यहाँ पर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर मैं बोलूँ प्राइम मिनिस्टर के इशारों पर ही काम करता है, उसकी सलाह के बिना यहाँ पर काम नहीं करता है। Prior to the completion of the tenure, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, कौन डिसॉल्व कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, फिर यहाँ पर है कि एक लोकसभा का जो सेशन है, आपको पता होगा कि यहाँ पर लोकसभा के नॉर्मली 3 सेशन होते हैं, लेकिन अब जो प्रोविजन है वो प्रोविजन क्या है कि पहले सेशन और दूसरे सेशन में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम कितने सेशन यहाँ पर हो सकते हैं, 2 सेशन उसको एक मिनिमम यहाँ पर करने होते हैं, जो कि आपके मैंडेटरी और जो कि आपके कंपलसरी है कि आपको 2 सेशन यहाँ पर करने ही होंगे। करेक्ट। तो आज के लिए इस वीडियो को हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, और अगली जब वीडियो आएगी तो उसमें पार्लियामेंट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर पार्लियामेंट 2 स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 3 से 4 वीडियो में पूरा पार्लियामेंट यहाँ पर आपका घटना चक्र का मैं कंप्लीट कर दूंगा, जो कि आपका करीबन 60 से 70 पेज में है। ओके, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, एंड थैंक यू सो मच।